हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। है ना, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल यहाँ से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा ना, तो यहाँ से आपका एग्जाम में 10 से 15 नंबर आपका आएगा ही आएगा। ये था। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका एक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे इतना बेहतरीन तरीके से और समझाएंगे ना, देखिए जितना क्वेश्चन आपको समझाने और पढ़ाने का है सारा समझा देंगे और पढ़ा देंगे। अब जो इसके अदर क्वेश्चन आएगा तो सारा क्वेश्चन देखिए कि जैसे कि फॉर्मूला से आ गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो उसमें कुछ समझाने का है ही नहीं क्योंकि वो फॉर्मूला है, तो बराबर में एक आता है, बस इतना समझाने का था, समझा दिए। अब जो क्वेश्चन आपको लिखाने समझाने के लिए इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे, इस तरह से समझाएंगे आपको ना, आप तो पढ़ेंगे ही लेकिन आज के बाद आप औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बराबर में 0 तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा, एक्स का मान पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर यही है ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है और बराबर में आपका 9 है, तो इसको देखिए यार बराबर का उस पर देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस में आपका क्या है 9 है, वो बराबर का उस पट्टी 9 को भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा आपका ये प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे ना तो बराबर का इस पट्टी क्या होगा, एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो हम लोग अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो किससे टूटेगा, 3 से निकलेगा। तो एक बार प्लस और माइनस का क्या निकल करके यहाँ जाएगा आपका, तो 3 निकल कर, रूट अंडर 3 नहीं, प्लस माइनस का 3 निकल करके आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आपका, तो एक बार आपका यहाँ पे प्लस का आ जाएगा और एक बार माइनस का यहाँ पे 3 निकल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपका प्लस और माइनस का 3 दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर किसके बराबर होता है, तो त्रिभुजों के अनुपात के बराबर होता है, फिर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, या फिर भुजाओं के अनुपात का घन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, तो किसका बराबर होता है, तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग का बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग का बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर में 4 में बोला गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कैसी होती है। तो किसी वृत्त की अगर स्पर्श रेखा हम लोग देखने जाए, मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा वृत्त है, वृत्त हम लोग कैसे रहता है, वृत्त गोल रहता है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वृत्त के आसपास रेखाएं त्रिभुज पर कैसी होते हैं। तो वृत्त में जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, स्पर्श रेखा किसी का जो वृत्त को टच करके जाता है, वृत्त को क्या करता है, टच करके जाता है, ना कि उसको बीचों बीच में काट के जाता है, सिर्फ टच करके जाता है कोई बिंदु से। मान लीजिए इसको हम लोग पी बिंदु मान लेंगे, इससे जो आसपास रेखा टच करके गया वही पूछ रहा है किसी वृत्त के आसपास रेखा त्रिज्या पर कैसी होती है। तो त्रिज्या पर कैसे, हम लोग त्रिज्या किसको बोलते हैं, इसके बीच में कोई एक बिंदु होता है और यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे खींचते हैं बीच का रेखा, उसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ हम लोग इसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, तो आर से दर्शाते इसके ही त्रिज्या बोला जाता है, आर को ही तो त्रिज्या बोला जाता है। तो वही बोल रहा है ये स्पर्श रेखा यहाँ पे ऊपर में आपका या फिर नीचे में है, जो यहाँ पे लाइन आपको टच कर रहा है, तो त्रिज्या पर कैसी होती है, त्रिज्या पर किस तरह से होता है, तो समांतर होता है, समलंब होता है, तिरछी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका त्रिज्या पर किस तरह से होता है, तो समलंब होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समलंब किस तरह से है, यहाँ भी आपका टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, दोनों यानी कि बिंदु का कोना टच कर रहा है, यानी कि बीच में नहीं काट रहा, तो समलंब होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ हम लोग को क्या बोला गया है कि एचसीएफ गुने में एलसीएफ क्या है यहाँ पे आपका, तो
HCF गुने में LCM है हम लोग को यहाँ पे, और बराबर क्या होगा। पूछ रहा कि HCF गुने में LCM क्या होगा, योग होगा, फिर अंतर होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, या फिर भागफल होगा। तो HCF गुने में LCM हम लोग को यहाँ पे देखिए, HCF यहाँ पे हम लोग लिखते थे जो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, HCF प्लस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, LCM। तो इसको हम लोग क्या मानते थे, इसको हम लोग योग मानते थे, यही ना मानते थे, गुणनफलों का योग मानते थे। जहाँ जोड़ का आता था गुणनफलों का योग, और जहाँ पे हम लोग को HCF गुने में LCM रहता था तो हम लोग इसको क्या मानते थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल मानते थे। हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल मानते थे, यही ना मानते थे। HCF गुना LCM जहाँ रहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल मानते हैं, और HCF प्लस LCM जहाँ रहता है तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, दोनों संख्याओं का योग मानते हैं। योग मतलब क्या होता है, आपका जोड़ होता है, और गुणनफल मतलब क्या होता है, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, उसको गुणनफल कहा जाता है। जैसे आपको आता था ना, यहाँ पे आपको याद कीजिए, आपको यहाँ पे आता होगा कि एक अल्फा प्लस बीटा आता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाय ए आता था, यही ना आता था। इसे हम लोग क्या कहते थे कि संख्याओं का यह क्या है, योग है। और एक आपका आता होगा अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा जो आता था इसे सी बाय ए लिखते थे हम लोग। इसको क्या बोला जाता था, तो संख्याओं का क्या बोलते थे हम लोग, इसको गुणनफल बोलते, इसको योग बोलते थे, इसको गुणनफल बोलते। गुणनफल में क्या होता है, गुना किया जाता है, बस वही है, यहाँ पे कुछ नहीं। इसको ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव में बनाते थे। यही सब तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसी तरह से क्वेश्चन आता, ताकि स्टूडेंट नहीं आंसर दे पाए। तो आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट, तेज है, पढ़े लिखे रहेंगे तो कैसे नहीं बता पाएंगे, हम बताएंगे और आप लोग नहीं दोबारा बता पाएंगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, 2x प्लस में 5 और बराबर में 13 का हल होगा। 2x प्लस में 5 और बराबर का यहाँ पे 13 का हल होगा। हम लोग को बोल रहा है इसका क्या करना है, तो हल। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 2x प्लस में 5 बराबर 13 का हल होगा, इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं, इसको धैर्य रख के बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 2x, हम लोग यहाँ पे 2x रख लेते हैं। इसके बाद क्या बोला है, प्लस का 5 बराबर में आपका उधर है क्या, क्या है आपका यहाँ पे 13 है, तो हम लोग यहाँ पे 13 लिख लेते हैं। बराबर प्लस में इसका 5 है इधर ना, तो बराबर का उस पट्टी कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये मेरस में आपका 5 आ जाएगा। हम लोग पूछा हल करने इसको, तो 2x है, यहाँ पे 2x रहने देते हैं। अब देखिए 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 8 बचेगा। अगर हम लोग 8 बचेगा तो हम लोग को x का मान निकालना है, यहाँ पे हल करने बोला है। तो देखिए यहाँ पे 2 से आपका 8 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, आप बोलेंगे सर 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हम लोग को क्या निकल करके आ गया, 4 निकल करके आ गया। वही तो बोला था, x प्लस में 5 बराबर में 13 का हल होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 आपका है, तो x बराबर हम लोग को 4 निकल करके आया, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, चाहे साइंस का हो या फिर मैथ का हो, दोनों का क्वेश्चन हम करवाते हैं। साइंस और मैथ क्लास 10 का ही करवाते हैं। अगर आपका छोटा भाई बहन है तो आप उसको भी जोड़िए, अगर आपका दोस्त महिम है उसको भी लाइए, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी अभी से कर सके, क्योंकि अब तो बारी आ गया है आपका ऑब्जेक्टिव करने का, क्योंकि आप तो सब्जेक्टिव सारा कर ही चुके हैं, कभी से ही कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका 6-7 महीना से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको जांचना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा आपका। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि tan थीटा बराबर में 3/4 तो sin थीटा बराबर होगा। देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या बोला कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाए ना, देखिए ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो डिप्लोमा का एग्जाम देने गया था ना, इस बार यही क्वेश्चन आया था आपका डिप्लोमा का एग्जाम में, यही क्वेश्चन आया था, tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन स्क्वायर होगा। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या कीजिए, आप लोग याद रख लीजिए। 10 में नहीं पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, इतना हार्ड आपको नहीं पूछेगा। अगर ये पूछेगा ना तो वही डिप्लोमा का एग्जाम में पूछा गया था इस बार, उसी हिसाब में पूछता। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक जो देने गए थे ना एग्जाम,
उसी में आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने जाएंगे, नहीं तो दूसरे वीडियो में किसी में हम लॉन्ग वीडियो बताएंगे ना, उसी में इस क्वेश्चन को रखेंगे और आपको हम बता देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तो फिलहाल में इसको अभी याद रख लीजिएगा, 3/5 इसका राइट आंसर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यहाँ पे बोला गया कि x² प्लस में 5x प्लस में 6 का गुणनखंड होगा। तो इसका हम लोग को क्या पूछ रहा है कि गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे क्या है, x² प्लस में 5x प्लस में 6 के गुणनखंड होगा। तो अभी इस तरह से क्वेश्चन क्या, इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे x² है और प्लस में 5 है, प्लस में आपका क्या है यहाँ पे 6 है, यही है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, इस तरह से फर्स्ट और ये लास्ट को गुना करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट और लास्ट को हम लोग यहाँ पे गुना करवाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, x² है और यहाँ पे 6 है, x² 6 को गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6x² आएगा, यही ना आएगा। तो 6x² आपका यहाँ पे जब आएगा तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर आपका प्लस का 5 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 3 और 2 में तोड़ेंगे, 3 प्लस में 2 में हम लोग तोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो इसको 5 आ जाएगा और 3 और 2 को गुना कराएंगे तो यहाँ पे 6 आ जा रहा है। यानी कि किस में हम लोग को टूट रहा है, 3 और 2 में टूट रहा है। तो यहाँ पे 3 और 2 कहाँ देखिए, और प्लस में टूट रहा है, किस में टूट रहा है, प्लस का टूट रहा है। तो प्लस का 3 और 2 कहाँ यहाँ पे है, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में x प्लस में 2 और x प्लस में 3। तो ये देखिए x प्लस 2 और x प्लस में 3 में टूट रहा है, तो उसी में हम लोग तोड़े तो यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 3 में टूट रहा है। देखिए यहाँ पे आपको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको बनाएंगे तो गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड विधि तोड़ेंगे काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये सब जो क्वेश्चन है हम लॉन्ग वीडियो में पहले बता रखे, अगर नहीं देखे तो मेरे प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा लोगो पे क्लिक करके आप जाके देखिएगा, सारा वीडियो निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करने आए हैं ना भाई, तो कोई कहीं कहीं बीच में सब क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए नहीं तो ये सब जो क्वेश्चन है सारा लॉन्ग के लिए है आपका, तो बीच बीच में आ जाता था, आपको हम शॉर्ट में हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या बोला कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है। देखिए यही सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का लायक है, उस सारा ऊपर में जो 8 नंबर का क्वेश्चन था ना वो आपका सब्जेक्टिव का लायक है। यहाँ पे आओ, कहीं कहीं बीच में आ जाता है भाई, तो बता देते हैं क्या करें। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है। जो वृत्त का व्यास होता है ना वह त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो आपका 2 गुना होता है। अब बोलेंगे सर वृत्त का व्यास क्या होता है और त्रिज्या का 2 गुना कैसे होता है, हमको समझ में नहीं आया। तो आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्त हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो वृत्त का व्यास हम लोग किसे बोलते हैं, तो वृत्त का व्यास जो क्या होता है, बीचों बीच से जो गुजरता है, वृत्त का व्यास जो बीचों बीच से गुजरता है उससे व्यास बोलते हैं। और हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो 2 गुना होता है। आप बोलेंगे सर 2 गुना कैसे होता है, हमको बताइए। तो देखिए 2 गुना आपका कैसे, मान लीजिए कि आपका ये वृत्त है, मान लिए कि आपका ये वृत्त है और इसका बीच में कोई बिंदु रहता है, जिसमें बीच में बिंदु दे दिए, तो हम लोग त्रिज्या किसे बोलते हैं, जो बिंदु से जो रेखा खींचा गया वो त्रिज्या है आपका। तो त्रिज्या है आपका, यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे खींचे, यहाँ तक क्या होगा, आर हुआ, यानी कि एक रेखा यहाँ पे खिंचाया, कितना रेखा खिंचाया, एक रेखा खिंचाया। और फिर यहाँ से हम लोग इधर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से इधर एक रेखा खींचेंगे, इसको भी हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, यानी कि इसको हम लोग 2 रेखा खींचना पड़ा। तो हम लोग एक त्रिज्या बनाने के लिए कितना रेखा खींचना पड़ेगा, 2 रेखा बनाना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला, इसे हम लोग व्यास बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जो केंद्र बिंदु से गुजरता है उसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपका वही बोल रहा है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना गुना है, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना है ना। देखिए यहाँ पे वृत्त का व्यास पूरा यहाँ वहाँ बोलते हैं, और त्रिज्या हम लोग किसे बोलते हैं, बीचों बीच बिंदु से टकराता है, आधा इधर गया ये त्रिज्या, आधा इधर गया ये त्रिज्या हुआ, जो पूरा यहाँ वहाँ टकराया ना ये आपका व्यास बन गया, ठीक है। तो आपका 1 और 1 मिला के 2 मिला के हम लोग को क्या बनता है, एक व्यास बनता है। वही बोला है कितना त्रिज्या का गुना है, तो 2 गुना है। तो आसानी से आप समझ गए। देखिए जो समझाने का रहेगा आपको हम बेहतरीन तरीका समझा देंगे, और जो समझाने का ही नहीं रहेगा, जो सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, तो उसको कैसे समझाए, उसको शॉर्ट में बताना पड़ेगा, तो शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में रूट अंडर 64 का मान होगा। तो बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे 64 का मान, अब बोल रहा है 64 का मान होगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव का आपका लायक है। देखिए 64 का मान, रूट अंडर क्या है यहाँ पे हम लोग को, तो रूट अंडर पूछ रहा है 64 का मान होगा। तो अरे भाई साहब 64 का मान किसका निकलता है, तो आपका किसका वर्गमूल निकलेगा,
√64 किसका वर्गमूल आता है? तो √64 हम लोग का 8 का वर्गमूल आता है, क्योंकि 8 और 8 गुना करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। तो किसका वर्गमूल आता है आपका? 8 का वर्ग। वही पूछा रहा, √64 का मान होगा तो क्या होगा आपका? 8 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यही सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से क्वेश्चन आपका आता है। कभी कभी लॉन्ग टाइप का ही आ जाता है और झड़वाने के लिए आपको, लेकिन अकबकाना आपको बिल्कुल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे बोला है कि समांतर श्रेणी एपी का अगला पद ज्ञात करें जिनके लिए क्या जोड़ा जाता है। देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझेंगे आप ध्यान से, कि समांतर श्रेणी एपी का अगला पद ज्ञात करें करने के लिए क्या जोड़ा जाता है। हम लोग जैसे कि अगला पद, हम लोग यहाँ पे अगला पद ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका A1 है, दूसरा आपका क्या है? आपका A2 है, तीसरा आपका क्या है? A3 है। अगर हम लोग इसको चौथा पद हम लोग यहाँ पे ज्ञात करना चाहें तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? वही पूछता है इसमें क्या जोड़ना पड़ता है। तो हम लोग क्या किसको जोड़ते हैं? तो हम लोग सार अवंतर को जोड़ते हैं, इसी को जोड़ते हैं ना, सार अवंतर को जोड़ते हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे A3 है, A3 से A4 जाने के लिए हम लोग को A का मान तो पता रहता है, A का मान पता रहता है, हम लोग को D का मान निकालना पड़ता है। जैसे कि A4 में जाएंगे तो A प्लस में 3D होगा, तो A का मान हम लोग पता रहता है, D का मान पता नहीं रहता है, तो D का मान हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं? नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। जैसे कि A3 है तो चौथा A4 में हम लोग चले जाएंगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि AP का अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग? तो सारवंतर जोड़ देते हैं, जो जिसको हम लोग D से प्रेजेंट करते हैं। D से जानते हैं ना, सारवंतर, बस वही। तो सारवंतर आप हम लोग कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, सारवंतर आपका निकल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग यहाँ पे क्या बोला है कि cos 0 डिग्री का मान है। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन आप लोग तो चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा कि cos 0 डिग्री का मान है। तो आप लोग को टेबल याद नहीं है? टेबल में तो आप लोग को पता है ना भाई कि टेबल में क्या होता है। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो देखिए आपको हम बताए थे कि 0 एक इन्फिनिट होता है। तो 0 किसका मान होता है? तो यहाँ पे जो 0 है, हम लोग 0 किसका मान होता है? तो आपका साइन का मान होता है। फिर एक किसका होता है आपका? 0 आपका साइन का मान होता है। फिर एक आपका किसका होता है? कॉस। और फिर यहाँ पे क्या आता है आपका? फिर 0 आता है। 0 किसका होता है? आपका tan का होता है। आपको बताए थे हम, फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं कि 0 आपका साइन का मान होगा, एक आपका कॉस का मान होगा, मतलब 0 साइन 0 डिग्री का मान होगा। कॉस 0 डिग्री का मान होगा। फिर यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान होगा। तो हम लोग यहाँ पे पूछा कि cos 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो cos 0 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पे 1 निकल करके आएगा, यही ना आएगा। तो cos 0 डिग्री का मान कितना आएगा हम लोग यहाँ पे? तो 1 आएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हम लोग को यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था? हाँ, सी हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे क्या है कि यदि दो रेखाएं, हम लोग यहाँ पे क्या दिया? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि दो रेखाएं, अब यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को यहाँ पे 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनके ढाल होगा। तो अगर दो रेखाएं हम लोग को समानांतर होगा तो उसका ढाल किस तरह से होता है? आपका बराबर होता है, अलग अलग होता है, फिर शून्य होता है, फिर अनंत होता है। तो हम लोग अगर दो रेखाएं समानांतर होता है, समानांतर हम लोग किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे का समान चलता है, एक दूसरे का समान चलता है, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, चलते रहेगा, समान एक दूसरे को चलते रहेगा। वही समांतर हो तो उनके ढाल होगा। तो ढाल इसका कैसा होगा? तो बराबर होगा। ढाल इसका बराबर ना होगा भाई साहब, ये भी चलेगा समान बराबर में, ये भी समान बराबर में। अगर दोनों का ढाल कर दिया जाए, इधर से लाया जाए, तो दोनों का ढाल भी बराबर ही होगा, सेम होगा। जितना इसका होगा उतना भी इसका ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो बराबर हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? देखिए यहाँ पे फिर आया है। आप लोग टेबल को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, 1 नंबरिया में भी पूछता है और 2 नंबरिया में भी पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोला है? tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? उसमें पूछा था आपका क्या? cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, और यहाँ पे पूछ दिया आपका tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। अक्सर इसी तरह से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आप लोग को याद है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा आपका, तो 1 होता है। आपको क्या बताए थे, कॉस 0 डिग्री मान वहाँ पे पूछा था, कॉस 0 डिग्री मान क्या बताया था। आप लोग कमेंट में बताइए कि कॉस 0 डिग्री मान हम क्या बताए थे। आप लोग कमेंट में बताइए, तुरंत आप भूल जाते हैं। ध्यान से पढ़ते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं। तो कॉस 0 डिग्री मान क्या बताए थे आप कमेंट में बताइए। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि द्विघात समीकरण की घात होती है। अगर द्विघात समीकरण का पूछ रहा घात होता है, द्विघात जो समीकरण हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो द्विघात समीकरण किसको बोला जाता है, जो एक्स स्क्वायर रहता है प्लस में आपका एक्स रहता है, फिर प्लस में आपका यहाँ पे सी रहता है, या फिर कोई भी संख्या रहता है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण हम लोग को किसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण हम लोग इस तरह से रहता है ना, तो ए एक्स स्क्वायर रहेगा, यही रहेगा, और प्लस में आपका बी एक्स रहेगा और प्लस में आपका सी रहेगा। इसी तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को लिखते हैं। तो वही पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण की घात होती है, इसका जो घात होता है ना, इसका घात पूछ रहा है हम लोग को क्या होता है। तो हम लोग इसका घात क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका घात क्या आता है, तो ए एक्स स्क्वायर आता है, यही ना आता है। तो सबसे बड़ा घात हम लोग को जो रहेगा, फिर एक्स आता है, इसका भी एक घात होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो सबसे बड़ा जो हम लोग को घात आएगा वही यहाँ पे काउंट होगा। तो वही बोला द्विघात समीकरण की घात होती तो क्या होता है आपका, 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। द्विघात समीकरण की घात क्या होता है, तो 2 होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए आपको हम बोले थे ना, यहाँ से आपका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, टेबल से आ रहा है ना, वही सब ये सब क्वेश्चन हम कहीं से उठा के नहीं लाए हैं, बल्कि ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल, पिछले साल ये 2000 शायद 21 में या 23 में से ही पूछा था। देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो टेबल आप लोग को जरूर याद कर लेना है पूरा अच्छा से। आपको अगर टेबल याद नहीं है तो आपको हम ट्रिक के साथ बता रखे हैं, जाके आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा होगा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री मान क्या होगा यहाँ पे आपका, तो 1 निकल करके आएगा। देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिट होता है, जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इन्फिनाइट होता है। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ तक तो अगर समझ में आया तो अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक में कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना बताते हैं और इतना भूखते हैं, तो आप लोग लाइक में कंजूसी करेंगे फिर कैसे काम चलेगा। लाइक जरूर कीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को बोला गया कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। जैसे कि कोई घटना घट गया, उस प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो कोई घटना घटा या फिर कोई घटना घटा, तो घटना घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता, यही है, घट भी सकता है और नहीं घट सकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो अधिकतम मान आपका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कितना, 1। घट भी सकता है और फिर नहीं भी घटा होगा। तो क्या बोला, किसी घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 1 होता है। घटना घट भी सकता है आपके साथ और नहीं भी घट सकता है, तो क्या होता है, 1 होता है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा कहलाती है। जो आपका वृत्त का केंद्र से गुजरता है, आप लोग को वृत्त पता है ना, वृत्त का जो ये केंद्र है आपका, वृत्त है तो वृत्त में केंद्र आपका रहता है, कहाँ रहता है, केंद्र बीचों बीच रहता है। वही बोल रहा कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा कहलाता है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वृत्त का जो केंद्र है यहाँ से यहाँ तक जो गुजरता है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आपको हम आगे भी बता चुके हैं। वृत्त का जो केंद्र से गुजरता है यहाँ से यहाँ तक रेखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं, व्यास ना बोलते हैं। जो देखिए यहाँ पे वृत्त है आपका, और वृत्त से ही गुजरा, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अगर वृत्त से टच होके बीचों बीच में गुजरा है, इस कोने से यहाँ का बिंदु से लेकर यहाँ का बिंदु तक आया है, तो हम लोग इसको व्यास बोलते हैं। और वृत्त से ही खींचा गया रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ तक तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग यहाँ पे बोला है कि a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होगा। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं दे पाए आंसर तो फिर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा, देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा, हम फिर बताएंगे कि सही है या फिर आपका गलत है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इतना तो आप लोग 8 9 में भी पता होगा। अगर पता नहीं है तो समझ सकते हैं आपका लेवल सबसे गिरा हुआ लेवल। अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाए, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। क्या हुआ आपका, तो HW आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। भाई साहब ऐसा इतना आसान क्वेश्चन फिर कैसे हम बताया, बताइए। आप लोग को नहीं आता, अगर लोग पढ़ने ही छोड़ दीजिए इससे अच्छा। क्या करें भाई साहब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे नहीं, हर लड़का हर स्टूडेंट को आता ही होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए फिर आ रहा है उसी हमारे टेबल से ही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए अभी आपकी बार पूछा है कि cos 90 डिग्री का मान होगा, तो कितना क्वेश्चन आपका टेबल से आ चुका है। देखिए आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आया, और ये 6-7 क्वेश्चन में आपकी बार आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपका टपक रहा है। आप देख लीजिएगा मेरा बात को, आज कॉपी में लिख लीजिए कि बोले ना आपको हम टेबल से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ ही रहा है। तो इसलिए टेबल आप लोग याद जरूर कर लेगा। टेबल याद नहीं किए ना, आप सोचे कि 10 से 15 नंबर आप सोच लीजिए कि खो दिए। 1 नंबरिया में तो आएगा, फिर 2 नंबरिया में भी पूछता है तो टेबल से, 3 नंबरिया 5 नंबरिया में भी आता है टेबल से। अगर टेबल नहीं याद रहेगा तो मान आप बैठा नहीं पाएंगे, और मान नहीं बैठा पाएंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। आप माने कि 15 से 20 नंबर खो देगा अगर आपको टेबल याद नहीं रहा। तो इसीलिए टेबल याद करना जरूरी है, तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। अरे भाई आपको हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और tan 90 डिग्री का मान आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब आप लोग बता दीजिए कि cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप cos 90 डिग्री का मान क्या होगा आपका 0 होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला कि यदि साइन थीटा बराबर कितना है, हम लोग यहाँ पे 5/13, तो कॉस का मान होगा। अरे भाई साइन थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे क्या है 5/13, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा हम लोग। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से जो आगे आपका आया था ना, टेन थीटा बराबर में इतना बटा इतना है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए सेम टू सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन आपका है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगी, लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए आपको हम शॉर्ट में बताएंगे तो इसको काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। एक काम करेंगे आपके लिए, हम अलग से जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग था आपको हम शॉर्ट में बताते चले गए, आपको समझ में नहीं आएगा उसका हम अलग से एक अच्छा वीडियो आपको हम बना देंगे, लॉन्ग वीडियो में ला के उसको बना देंगे। तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा कि आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा सर इस सब का लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो आपके लिए हम ज़रूर बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही उस वीडियो को हम बनाएंगे तुरंत नोटिफिकेशन भेजेंगे आप लोग को, तुरंत आ जाएगा आप लोग के पास। तो आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आएगा ना, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका 12/13 हो जाएगा। क्या होगा आपका 12/13 हो जाएगा। आपको इसको हम शॉर्ट में बता ही देते हैं। बोलेंगे सर कैसे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका 5 है, यही है, यहाँ पे आपका 5 है और बटे में यहाँ आपका 13 है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे आप 12/13 आप कैसे आया, तो यहाँ पे प्लस में हम लोग यहाँ पे अगर कॉस का मान कुछ रखेंगे, यहाँ पे कॉस का मान, और यहाँ पे आप हम लोग को 1 रखना पड़ेगा ऑटोमेटिक, कॉस का मान जो रखेंगे यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, तो नीचे आपका यहाँ पे 13 दिख रहा है। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है आपका 7 आएगा, यही ना आएगा आपका, यहाँ पे 7 रहेगा, 5 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 12 होगा। इसी तरह से बनेगा ये। इसमें हम लोग को मान क्या करना पड़ेगा, कॉस का मान रख के बनाना पड़ेगा। तो इसको हम शॉर्ट में थोड़ा आपको समझा दिए। देखिए 12/13 आ रहा है कॉस में, आपको हम क्या किए शॉर्ट में समझाए, लॉन्ग में इसको हम बता देंगे आपको कुछ अगले वीडियो में, फिर से इस क्वेश्चन को बता दिए। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको अभी इग्नोर कीजिए, आपको आगे वाला वीडियो में समझ में हम लाएंगे और ला रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। देखिए 2 क्रमागत पूछ रहा है कि सम संख्याओं, दो क्रमागत अगर सम संख्या, क्रमागत मतलब क्या होता है 2 लाइन, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है 4 है और नीचे में आपका 8 है। 2 क्रमागत 4 का कितना है 2 आएगा, 4 का कितना आएगा आपका 8 आएगा, फिर यहाँ पे आपका
12 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 16 इसी तरह से आएगा। 8 का भी आपका क्या क्या आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, इसी तरह से ये भी आपका बढ़ता जाएगा, 24 आएगा, इसी तरह से ये बढ़ेगा। वही पूछ रहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो क्रमागत अगर आपका सम संख्या है तो उसका पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, तो क्या होगा आपका 2 होगा। एचसीएफ क्या होगा, दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ 2 ही ना होगा, तो 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर 2 कैसे हुआ, हमको समझाइए। तो 2 देखिए कैसे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 8 का पहाड़ा है, क्या है यहाँ आपका, तो 8 का पहाड़ा है, यहाँ पे हम लोग 8 का लिखे और नीचे में आपका यहाँ पे 4 का पहाड़ा है। तो देखिए हम लोग 4 से इसको कटाएंगे, क्या पूछा है, दो क्रमागत सम संख्या। तो दो क्रमागत सम संख्या देखिए यहाँ पे सम संख्या है, तो 8 भी सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है। तो 4 से हम लोग 8 को कटाएंगे, कितना बार में कटेगा आपका, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा, तो इसका आंसर 2 आया। तो वही पूछ रहा कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 निकल करके आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर में 5x प्लस में 6 बराबर में 0 का मूल होगा। इसका क्या पूछा, हम लोग को मूल निकालने बोल रहा है कि 0 का मूल होगा। तो हम लोग मूल कैसे निकलेगा, एक आपका अल्फा प्लस बीटा से निकलेगा और एक आपका क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा से निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगा, तो मूल निकल करके आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करना है, इसको भी हम लोग यही सब्जेक्टिव के जैसा है, इसको भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग है। तो सिंपल में आपको हम क्या करते हैं, सिंपल इसको हम बता देते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपको आगे आया था, इस तरह से क्वेश्चन आपको आगे भी आया था ना। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और मेरा में आपका यहाँ पे क्या 5x है प्लस में 6 है, यही है। अब इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़, देखिए गुना करने पर इसको गुना करेंगे, यही ना करेंगे, एक्स स्क्वायर और 6 को गुना करेंगे। तो इसको इस तरह से गुना कीजिए कि जोड़ने घटाने पर आपका यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक आप देख सकते हैं 2 और 3 को गुना करते हैं 6 आ रहा है, और 2 और 3 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो आप 5 आ रहा है। तो ये किस में टूट रहा है हम लोग को, तो 2 और 3 में टूट रहा है, यही ना टूट रहा है। 2 और 3 में हम लोग यहाँ पे गुना करवा रहे हैं तो 6 आ रहा है और जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो ये किस में हम लोग को टूट रहा है, 2 और 3 में टूट रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है कि अगर कोई एक वृत्त है, यहाँ पे एक क्या है, हम लोग वृत्त है, तो इस वृत्त का क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग किसे कहते हैं, जो बीच का केंद्र बिंदु से खींचा जाता है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को किसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। ये पूछ रहा है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो व्यास के क्या होता है, यहाँ से आधा हो गया त्रिज्या और इसका जो आधा फुल होगा, इसका जो पूरा हो जाएगा, जो बिंदु के बीचों बीच गुजर के यहाँ वहाँ पूरा काटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये व्यास होगा। तो आधा में आपका कितना है, 7 है, फिर इसका क्या हुआ, व्यास आधा बढ़ा। देखिए यहाँ पे आपको एक और हम यहाँ पे रेखी बना के दिखाते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और हम लोग क्या कि इसको व्यास कर दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा खींच दिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से फिर यहाँ तक खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 7 होगा। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वही क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो हम लोग उसका व्यास क्या निकल करके आएगा, तो 14 निकल करके आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो 14 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपका ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यदि किसी घटना का होना असंभव है तो उसका प्रायिकता होगा। अगर कोई घटना घट रहा है और वह होना क्या है, आपका असंभव है, असंभव है तो उसका प्रायिकता क्या होगा। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन है, कोई घटना घट रहा है आपके साथ, कोई घटना घट रहा हो और क्या ये असंभव है, यानी कि आपके साथ कोई घटना घट ही नहीं रहा, कोई घटना घट रहा है फिर असंभव, ये कैसे बात हुआ। कोई घटना मेरे साथ घट रहा है फिर वो असंभव है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, उसका प्रायिकता क्या होगा, इसका प्रायिकता 0 होगा। इसका प्रायिकता 0 होगा। कोई घटना मेरे साथ घट रहा है
और वो क्या असंभव है। संभव होता तो एक आता, संभव है ही नहीं भाई साहब, कोई घटना घट रहा है तो असंभव की घटना नहीं घटने वाला है, तो 0 0 रह जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 25 का 25 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया और आपको वीडियो अच्छा लगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप इसी तरह से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए जयकांत सर के साथ।